नमस्कार। बलदेव राम, साइकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। आज अपन भाषा उसके बारे में अपन अध्ययन किया था। भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी को जानने से पहले हिंदी का इतिहास यानी हिंदी कहाँ से निकली, इसका पूरा जो वर्ड फर्क है उसके बारे में भी अपने को अध्ययन करना चाहिए। विश्व में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। उन्हीं में से एक भारतीय परिवार की भाषा या भारतीय मूल यानी भारत और यूरोप इस भाषा परिवार को देखें तो भारत और यूरोप वाली भाषाएं इसके अंतर्गत समाहित होती है। इसके दो भाग अलग कर सकते हैं। एक के अंतर्गत शतम और दूसरा कैंटो। इसके दो अपन उपकुल कर सकते हैं। इसके चार पार्ट। नंबर 1 ग्रीक, नंबर 2 जर्मनिक, नंबर 3 इटालियन और नंबर 4 केल्टिक। यानी केल्टो के चार पार्ट ग्रीक यानी आपके यूनान वहाँ की भाषा और जर्मनी और इसके इर्द गिर्द बोले जाने वाली भाषा इसके अंदर समाहित है। इटली और इसके आसपास बोले जाने वाले इसके अंदर और केल्टिक इसके दो पार्ट हम कर सकते हैं। एक आयरलैंड वहाँ पे बोली जाने वाली और दूसरी स्कॉटलैंड, वेल्स और वेल्स यानी यहाँ पे बोली जाने वाली। तो ये पारोपी परिवार का एक पार्ट या इसको अपन उपकुल कह सकते हैं। तो केल्टो इसके चार पार्ट करती है, ग्रीक, जर्मनिक, इटैलिक, केल्टिक। अब केल्टिक यानी ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड व वेल्स इन दोनों क्षेत्रों में यानी इसके दो पार्ट डिफाइन कर दिए। अब अपन शतम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसके चार पार्ट। नंबर 1 अल्बेनियन, नंबर 2 लेटिक स्लोविक और नंबर 3 आर्मेनियन और नंबर 4 आर्य भाषा। अल्बेनियन यानी एड्रियाटिक सागर के पूरी तट के किनारे इसके पूरी किनारे बोले जाने वाली अल्बेनियन भाषा आती है इसके अंतर्गत और ये इस वर्ग की सबसे विकृत भाषा है और इसके अंतर्गत दूसरी भाषाओं के शब्द भी काफी अंदर समाहित हैं। एक ये और दूसरा लेटिक स्लोविक इसके कुछ आपकी बात यानी ये बाल्टिक सागर जो है, बाल्टिक सागर के इर्द गिर्द बोले जाने वाले वो आपके लेटिक और स्लोविक है। स्लोविक के भी 3 पार्ट है और लेटिक इसके अंतर्गत एक पर्शियन, लिथुआनियन और लाटविया, लाटी इसको कहते हैं। यानी पर्शिया के आसपास बोले जाने वाली भाषा। लिथुआनिया जो देश है उसके इर्द गिर्द यानी उसमें बोली जाने वाली भाषा और लाटविया जो देश है वहां पे बोली जाने वाली लाटविया। स्लोविक इसके भी कुछ आपके एक तो सबसे पहले सर्बिया और बुल्गारिया जो देश है यहाँ पे बोली जाने वाली इन क्षेत्रों में जो बोले जाते थे वो स्लोविक के अंतर्गत आते थे। और इसका जो अगला जो पार्ट है
इसके अंतर्गत आपके एक तो पोलैंड, जिसमें पोलिश और चेक, चेकोस्लोवाकिया, और इसका जो पूरी भाग है स्लोवेकिया या फिर रूसी, वो स्लोवेक भाषा का पूरी भाग रशिया भाषा से या रशियन। तो ये आपके इसके पार्ट आर्मेनिया, इस भाषा को पहले ईरानी के अंतर्गत ही या ईरानी का ही एक रूप माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे भाषा वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया ये भाषा इससे अलग थी। यानी आर्मेनिया में बोली जाने वाली भाषा आर्मेनियन। अब जो सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए है वो है आर्य भाषा। आर्य भाषा महत्वपूर्ण क्यों है? यानी अपनी हिंदी इसी से निकली है। इस प्रकार से देखिए आर्य भाषा, इसके यानी जो आपके यूरोप और मध्य एशिया जहाँ पर ये जो आर्य थे वो यहाँ से निकले ईरान, एक तो ईरानी भाषा, और इसके बाद दर्द, इसका एक पश्तो भी है, और उसके बाद में इसका जो तीसरा रूप है वो भारतीय आर्य भाषा है। यानी आर्य ईरान प्रदेश में आए थे, उनके साथ में जो बोली थी वो आपकी ईरानी। उसके बाद में दर्द, ये आपकी जो पानी है उसका जो पठार है, और पंजाब का पश्चिम, उनके बीच में दो रूप मिलते हैं, एक पश्तो एक दर्द। पश्तो आपकी ईरानी के नजदीक है और दर्द जो भाषा है भारतीय आर्य भाषाओं के नजदीक है। तो ये यहाँ से थोड़े आगे बढ़े तो उनकी भाषा में जो चेंज हो दर्द के अंतर्गत, और उससे थोड़े आगे बढ़े यानी जो भारत में जो पहुंच गए आर्य है और उनके साथ में जो भाषा है वो भारतीय आर्य भाषा। अब भारतीय परिवार की जो भाषा है इसका महत्व अधिक क्यों है? इसका भी एक कारण है। यानी भारतीय परिवार की जो भाषा है उसका महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके अंतर्गत लिखित साहित्य बहुत अधिक मात्रा में, दूसरी भाषा में इतना साहित्य नहीं मिलता है। एक विस्तृत भूभाग में ये बोली जाने वाली है। भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इस भाषा का विशेष महत्व है। वैज्ञानिक साहित्य भी इसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, और सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो भी इस भाषा में पर्याप्त मात्रा में साहित्य मिलता है। इसलिए इस भारतीय परिवार की जो भाषा है उसका बहुत अधिक महत्व है। तो भारतीय परिवार की भाषाओं की जो विशेषताएं हैं वो अपन एक प्रकार से देख सकते हैं। यानी इसमें प्रकृति, वह संबंध तत्व और अर्थ तत्व है। इनका जो योग है वो बहिर्मुखी है, एक विशेषता इसकी ये है। और दूसरी इसकी जो विशेषता अपन को देखने में आती है वो योगात्मक, यानी इसमें जोड़ के लिखा जाने वाली जो प्रवृत्ति है योगात्मक। और तीसरी जो इसकी विशेषता है वो आपके धातुएं एकाक्षर। बाद में इसमें तद्धित और कर्दंत, इन प्रत्ययों को जोड़ करके इसमें शब्द बने, और फिर सुख प्रत्यय को जोड़ करके पद रचना इसमें देखने को मिलती। और इसके अंतर्गत शब्द में बिना स्थान परिवर्तन केवल शब्दों के द्वारा ही परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे वसुदेव और वासुदेव, इसको अपन देख सकते हैं। शब्दों में किसी प्रकार की यानी वर्ण
वो आगे पीछे इन्होंने नहीं किया, फिर भी जो शब्द परिवर्तन कर दिया वसुदेव वाह, यानी ए के साथ में आ ये शब्द जोड़ दिया था। अब अपन दूसरी जो इसमें एक और विशेषता देखते हैं वो है समास प्रक्रिया, यानी अनेक पदों को एक पद में दिखाने की जो प्रक्रिया होती है समास को, ये इसको अपन कह सकते हैं योग कर करके संस्कृत में जिस प्रकार से बाण कवि था उसकी भाषा में ये प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है, उसमें विस्तृत रूप यानी व्यास की अपनाई जाती है, तो इसमें एक समास प्रक्रिया वो देखने को आती है। अब अपन इसमें और भी देखें तो प्रत्येक इसके जो पढ़ते थे प्रारंभ में तो क्या थे, सार्थक शब्द हुआ करते थे, बाद में धीरे धीरे इनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ और आज ही ये इस स्थिति में पहुंचे। तो इस प्रकार ये जो बारोपे परिवार है ये सबसे महत्वपूर्ण परिवार माना जाता है भाषा के क्षेत्र में, और यहीं से अपनी जो हिंदी है वो निकली। अब इसके अंतर्गत आर्य भाषा के अंतर्गत अपन अगले अध्याय में भारतीय आर्य भाषा, इसके जो 3 पार्ट है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक कालीन, ये 3 जो भारतीय आर्य भाषा का या यूँ कह सकते हैं ये 3 भाषाओं का जो समूह है इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत संस्कृत, इसके भी 2 रूप देखने को मिलते हैं, एक तो आपके वैदिक संस्कृत और दूसरा जिसको क्लासिकल संस्कृत कहते हैं या लौकिक संस्कृत कहते हैं, वो दोनों रूप प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत आएंगे। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत प्राकृत के जो 3 रूप, पहला जो पाली है, दूसरा जो प्राकृत है, उसके बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश के जो विभिन्न रूप है उनसे अपनी हिंदी जो भाषा निकली उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।